So welcome students, chapter number 2, accounting for partnership firms, fundamentals. टॉपिक का जैसा नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। देखिए फंडामेंटल्स हमें रूल्स और रेगुलेशन सिखाते हैं किसी भी काम को करने के। तो हमारा जो ये टॉपिक है चैप्टर नंबर 2, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं पार्टनरशिप क्या होती है। देखिए पार्टनरशिप जो होती है उसका एक रूल होता है कि उसके अंदर 2 और मोर पर्सन्स होते हैं। अभी आप जब 11th क्लास से पढ़ के आए हो तो आपने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था। सोल प्रोप्राइटर जिसमें एक सिंगल बिजनेसमैन होता है, वही कैपिटल लगाता है और वही अपने बिजनेस को चलाता है। जो प्रॉफिट होता है उसी पर्सन का होता है। लेकिन यहाँ पर जब पार्टनरशिप की हम बात करते हैं तो पार्टनरशिप में पर्सन जो होंगे 2 या उससे ज्यादा होंगे। उन सभी पर्सन्स के बीच में कोई ना कोई एग्रीमेंट रखा जाएगा। एग्रीमेंट किस चीज को लेकर के होता है? एग्रीमेंट होता है कि बिजनेस किस तरीके से चलेगा, बिजनेस में प्रॉफिट होंगे वो कैसे शेयर होंगे, बिजनेस में कोई वर्क है किसका क्या वर्क है, किसको क्या काम देना है, किसकी कितनी पावर है पार्टनर की, वो सब एग्रीमेंट में लिखा जाएगा। ठीक है। और ये सारे के सारे लोग मिलकर के एक लीगल बिजनेस करेंगे। भाई जूम ऐप नहीं तो डाउनलोड कर लेना। तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? इतने कष्ट में उठा जो भी लीगल बिजनेस है वो कोई एक लीगल बिजनेस करेंगे। बिजनेस इलीगल नहीं होना चाहिए पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो आइए जरा एक बार दोबारा से बताना। मान लो एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी, ये दोनों अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं। पहले ये दोनों अलग अलग बिजनेस करते हैं। ये पर्सन शर्ट्स बेचता है और ये पर्सन पैंट सेल करता है। तो होता क्या है कि जो पर्सन इसके पास आता है शर्ट लेने के लिए, वो पूछता है पैंट्स है क्या, ये मना कर देता है। ये पैंट्स बेचता है, इसके पास शर्ट नहीं होती। इन दोनों को पता चला, इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम एक काम करते हैं, बिजनेस आते हैं। सर सबके माइक म्यूट कर दो। और सारे लोग मिलकर क्या करते हैं, एक बिजनेस को, सारे लोग मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, दोनों लोग मिलके। और इन्होंने एक बिजनेस बना लिया ए एंड बी। तो अब हम कहेंगे ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप। ये दोनों पार्टनरशिप में आ गए। ठीक है। तो पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज्यादा लोगों का होना जरूरी होता है। बिजनेस कोई भी कर सकते हैं। वो चाहे तो पुराना बिजनेस ही कंटिन्यू कर सकते हैं, ओनली शर्ट। वो चाहे तो पुराना बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं, ओनली पैंट्स। या फिर दोनों मिलकर के एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इन सब से जो डेफिनेशन बनती है पार्टनरशिप की, जो हमारे पार्टनरशिप एक्ट जो डेफिनेशन है इसकी, वो हमें पढ़नी है फ्रॉम पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से। देखिए ये एक्ट जो है, एक्ट मतलब होता है कोई भी कानून। ठीक है, जिसके अंदर नियम लिखे जाते हैं। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है हमारे पास। 1932 इस टाइम पे हमारे देश में किसका शासन हुआ करता था? अंग्रेजों का होता था ना। अंग्रेजों का। हाँ, तो इसमें जो भी लिखा हुआ है वो उन्होंने बनाया। हमने इस एक्ट को चेंज नहीं किया, हम उसी को कंटिन्यू करते आ रहे हैं। अपने हिसाब से थोड़ा बहुत इसमें हमने चेंज करे हैं, हमने पूरा एक्ट दोबारा नहीं बनाया है। ठीक है। तो अब पार्टनरशिप के बारे में देखिए जरा।
कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, 1932 के अकॉर्डिंग हमें पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो से ज्यादा लोगों के बीच में होने वाला एक रिलेशन है। वो एग्री होते हैं, हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए वो पार्टनर, ठीक है, ऑफ ए बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल। कैरीड ऑन बाय ऑल का मतलब, ये वाली लाइन देखिए, इसको समझाने के लिए, ये चाहे तो ये दोनों मिलके, दोनों लोग शॉप पर बैठेंगे और दोनों बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। ए कहता है, मान के चलते हैं, ए कहता है ए की जो एज है, लेट कर लिया, ए की जो एज है वो 67 ईयर्स है। ए कहता है कि मैं अपने बिजनेस का कंट्रोल तुम्हें दे देता हूँ और मैं तुम्हारा पार्टनर बना रहूंगा, लेकिन मैं बिजनेस नहीं आ सकता डेली डेली, तुम एक काम करो भी, सारा बिजनेस तुम चलाओ। ठीक है, सारा बिजनेस कौन चला रहा है? बी चला रहा है। किसके बिहाफ पर? ए के बिहाफ पर भी। तो वो कहता है कि कैरीड ऑन बाय ऑल, सारे लोग मिलके बिजनेस कर सकते हैं, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग ऑल, यानी कोई एक पर्सन भी सबके लिए काम कर सकता है। एक्टिंग फॉर ऑल, सभी के लिए किसी एक पर्सन को ऑथराइज कर सकते हैं जो बिजनेस को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, डेफिनेशन के हिसाब से देखिए, जो डेफिनेशन होती है वहीं से हमारे फीचर्स निकलते हैं। देन फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप जो हैं वो इसी डेफिनेशन से निकले हैं। हम डेफिनेशन के अंदर भी अंडरलाइन करेंगे और इसके अंदर भी समझेंगे फीचर्स में। ठीक है, आओ जरा एक बार फीचर्स को समझते हैं। पहला फीचर क्या है पार्टनरशिप का? टू और मोर पर्सन, हमने पहले ही पढ़ लिया, टू और मोर पर्सन। ठीक है, तो पार्टनरशिप के अंदर दो या दो से ज्यादा पर्सन होंगे। ठीक है, यहाँ पर वर्डिंग्स है एटलीस्ट टू पर्सन। एटलीस्ट का मतलब कम से कम दो, एक पर्सन मिलकर पार्टनरशिप नहीं कर सकता। बताइए, जब भी कोई पार्टनरशिप होगा तो इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब कॉन्ट्रैक्ट अकेला पर्सन अपने आप से थोड़ी करेगा, दोनों मिलकर ही तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। टू फॉर्म ए वैलिड पार्टनरशिप, किसी भी पार्टनरशिप को वैलिड करने के लिए कम से कम दो लोग होने चाहिए। अब जो मैक्सिमम नंबर बताया गया है पार्टनरशिप में वो है 50, वेदर बैंकिंग और नॉन बैंकिंग, चाहे वो पर्सन आपका बैंकिंग का बिजनेस करता हो या नॉन बैंकिंग का। बैंकिंग बिजनेस वही जो आप बैंक्स होते हैं, अगर कोई पार्टनरशिप में बैंक चलाना चाहता है तो उसमें भी 50 मेंबर होंगे मैक्सिमम। कोई और बिजनेस करना चाहते हो तो उसमें भी 50 मेंबर ही होंगे। अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट, देखो कंपनीज एक्ट के अंदर पार्टनरशिप में बताए गए मेंबर, देखिए यहाँ पर कंपनीज एक्ट में क्यों लिखा हुआ है? ऊपर तो हमने पढ़ा पार्टनरशिप एक्ट, तो हुआ क्या था, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ना कहीं पर भी मैक्सिमम नंबर्स नहीं लिखे हुए कितने पार्टनर हो सकते हैं। तो हमने पुराने एक्ट को नहीं छेड़ा, और जब हमने एक नया एक्ट बनाया कंपनी एक्ट, तो उसके अंदर ही लिख दिया कि पार्टनरशिप अगर करोगे तो उसके अंदर मैक्सिमम कितने पर्सन होने चाहिए? 50 पर्सन होने चाहिए। तो जब आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो वो ये पूछेगा कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने पार्टनर होने चाहिए, तो आप लिखोगे 50। अगर वो पूछता है आपसे कि पार्टनरशिप में 50 मेंबर्स हो सकते हैं मैक्सिमम, ये कौन से एक्ट में लिखा हुआ है, तो आप पार्टनरशिप एक्ट को करोगे क्रॉस। आप किसको कलेक्ट करोगे कि हमें वो कंपनी एक्ट 2013 है जो बताता है पार्टनरशिप में कितने मेंबर होने चाहिए मैक्सिमम। ठीक है बच्चों, तो पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने? 50। कहाँ लिखा हुआ है? कंपनी एक्ट में। क्या पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है? नहीं। अगर वो पूछता पार्टनरशिप एक्ट में कितने मेंबर्स हैं, तो आंसर होगा नथिंग स्पेसिफाइड, कुछ भी नहीं बताया इसके अंदर। पार्टनरशिप एक्ट में नहीं बताया कितने हो सकते हैं, कंपनी एक्ट में बताया है। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप जब आएगा तो आपको कंफ्यूज करेगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम आते हैं एग्रीमेंट। देखिए मैंने आपको एग्रीमेंट जो बताया, कोई भी पार्टनरशिप आएगी तो वो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट करके आएगी।
पार्टनरशिप कोई भी आएगी तो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट करके आएगी, ठीक है। तो एग्रीमेंट क्या होना चाहिए, पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आएगी हमेशा एग्रीमेंट के हिसाब से। अब जो एग्रीमेंट है उसके लिए ये लिखा हुआ है कि वो रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, लेकिन कहते हैं कि जो चीज रिटन में होती है वो ज्यादा पक्की मानी जाती है, इसीलिए रिटन एग्रीमेंट को ही, द रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। जब हम, सर ऐसे तो ओरल में तो उसे धोखा दे देगा वो। इसीलिए तो कहते हैं रिटन होना चाहिए। पार्टनरशिप एक्ट में तो लिखा हुआ है कि आप दोनों कर सकते हो, ओरल भी कर सकते हो, रिटन भी कर सकते हो, लेकिन जो रिटन होता है वो ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है, क्योंकि रिटन एग्रीमेंट से हम चीजों को प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ओरल में कैसे प्रूव करोगे, ठीक है। देन सर एक काम रिकॉर्डिंग करके, एग्जिस्टेंस है और जो उसका प्रॉफिट मोटिव है उस पे आते हैं हम लोग फीचर्स में। देखिए जो पार्टनरशिप बनी हुई है तो किस लिए बनी है, कैरिंग ऑन ए लीगल बिजनेस। मैंने आपको बताया भी था कि बिजनेस आपका लीगल होना चाहिए, इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। और इसकी जो इंटेंशन है, इसका जो इरादा है वो प्रॉफिट अर्निंग होनी चाहिए, प्रॉफिट अर्निंग होनी चाहिए, लेकिन लोगों को हार्श नहीं करना है। हार्श मतलब नुकसान नहीं पहुंचाना है कि प्रॉफिट अर्निंग सर करना। अगर इलीगल बिजनेस हुआ तो पार्टनरशिप होगी नहीं होगी? भाई देखो, इलीगल बिजनेस को तो बिजनेस ही नहीं मानेंगे, लेकिन अगर आपने कोई इलीगल बिजनेस कर रखा है और वहां पर आपने कोई पार्टनरशिप करी है तो जो जी। सजा एक पार्टनर को मिलेगी वो दूसरे को भी मिलेगी। लेकिन हमारा जो एक्ट है वो ये कहता है कि आप लीगल बिजनेस करो, इलीगल मत करो। हम अच्छा, लीगल पे ध्यान देंगे, इलीगल पे तो ध्यान ही नहीं देंगे, क्योंकि हमारा एक्ट कहता है लीगल में देंगे। A partnership can थैंक be यू सर। formed for a purpose of carrying on a legal business. Intention होनी चाहिए अर्निंग प्रॉफिट। A joint ownership of some property by itself cannot be called partnership। मतलब क्या है कि तुम्हारे पास एक प्रॉपर्टी है और उसमें तुम्हारे फादर ने तुम दो भाइयों को वो प्रॉपर्टी दान में दे दी, मतलब अपनी इच्छा से आपको ट्रांसफर कर दी, तो उसको हम पार्टनरशिप नहीं करेंगे। पार्टनरशिप होगी जहां पर बिजनेस होगा और वहां पर हम प्रॉफिट मोटिव हमारा, अर्निंग प्रॉफिट हमारा मोटिव होगा। एक चीज समझो इसी से रिलेटेड, लेट से आपके फादर ने आपको एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, एक फादर है, फादर ने एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, ठीक है। फादर ने अपने दो बेटों को, एक पर्सन है एक्स दूसरा पर्सन है वाई, इनको एक प्रॉपर्टी दे दी। इन दोनों ने मिलके उस प्रॉपर्टी को क्या किया, घर के लिए यूज नहीं किया, उसको रेंट पे दे दी। तो अगर इस रेंट से इनका अर्निंग मोटिव आता है, ये रेंट अर्निंग करना चाहते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो ये कहलाएगी पार्टनरशिप, ठीक है। क्या क्या सर, समझ में नहीं आई। अगर प्रॉपर्टी आपको दी और आपने वो प्रॉपर्टी चढ़ा दी रेंट पर, सिर्फ आप उससे रेंट रिकवर करते हो, आप उस प्रॉपर्टी में रहते नहीं हो, ठीक है। तो उससे होने वाला जो प्रॉफिट है, जो अर्निंग है, उसके लिए आप कहलाओगे पार्टनरशिप के, आपने पार्टनरशिप कर रखी है प्रॉफिट बांटने के लिए, ठीक है। तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए पार्टनरशिप है। लेकिन अगर आपने कोई ओनरशिप है, ओनरशिप यानी मकान के जो पेपर्स हैं उन पे दोनों का अधिकार है, तो वो ओनरशिप जो है वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। ओनरशिप मतलब मालिकाना हक। और पार्टनरशिप कब कहलाएगी, जब आप प्रॉफिट को बांटोगे, जो भी प्रॉफिट होगा उसको बांटने के लिए आप कोई बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप उस प्रॉपर्टी को रेंट पे देकर ही प्रॉफिट कमा रहे हो, तो प्रॉफिट कमाने के लिए जो एग्रीमेंट आपने किया है वो आपकी पार्टनरशिप कहलाएगी। किसी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट आपकी पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद आती है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। देखिए शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, जो पार्टनरशिप में आप एग्रीमेंट करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सारे चैप्टरों में ये यूज होगा पॉइंट, कि अगर आपने कोई पार्टनरशिप करी है और उस पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग करनी है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, आपने पार्टनरशिप करी, एक एग्रीमेंट बनाया, उसका एम भी था कि हम प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे। पर्सनों ने अपने हाथ
मिलाए कि हम प्रॉफिट को शेयर करेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, आपने एक बिजनेस चलाया XYZ करके, कोई भी 3 पार्टनर थे XYZ, उन्होंने तीनों ने एक बिजनेस चलाया। बिजनेस क्या था, सेल ऑफ मेडिसिन, दवाइयों को बेचने का बिजनेस स्टार्ट किया। इन दवाइयों पे वो कमाएंगे प्रॉफिट, तो ये कहलाएगी पार्टनरशिप। साइड बाय साइड इन्होंने क्या काम किया, एक डॉक्टर बैठा लिया और एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी खोल दी गरीबों की हेल्प के लिए। एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी इन्होंने खोल दी। उस चैरिटेबल डिस्पेंसरी में इनका खर्चा हो जाता है लेकिन कोई प्रॉफिट नहीं होता। और इस चैरिटेबल डिस्पेंसरी को मैनेज ये सर ये डिस्पेंसरी दोनों ने मिलके खोली है? तीनों ने, XYZ मैंने लिखा है ऊपर, अच्छा, मैंने तीनों ने। XYZ ही कर रहे हैं चैरिटेबल डिस्पेंसरी को, लेकिन इसके अंदर कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। अच्छा, अगर आप प्रॉफिट शेयर नहीं करते हो तो नो पार्टनरशिप। अगर आप किसी बिजनेस में प्रॉफिट शेयर करते हो तो वो कहलाएगी पार्टनरशिप। तो यानी कि किसी भी पार्टनरशिप के लिए प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 4 जो है उसको समझिए हमारे, एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स मस्ट बी एम्ड, मस्ट का मतलब होता है जरूरी, एट शेयरिंग द प्रॉफिट, शेयरिंग प्रॉफिट मस्ट है उसके अंदर। अगर कुछ लोग अपने हाथ मिलाते हैं किसी चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। और अगर पार्टनर डिप्राइव ऑफ हिज राइट टू शेयर प्रॉफिट ऑफ शेयर, सर फिर तो वो सोशल वर्क कहलाएगा ना? हाँ बिल्कुल सोशल वर्क कहलाएगा। वो चैप्टर आपने भी प्रीवियस किया है, NPO वाला, ठीक है। हाँ वो NPO की कैटेगरी हाँ। में पहुंच जाएगा, फिर पार्टनरशिप की कैटेगरी में नहीं रहेगा। दूसरी बात ये है कि मान लो कोई पार्टनर है, XYZ पार्टनर है, 3 पार्टनर है X, Y और Z, ठीक है। एक पार्टनर कहता है ये जो Z है ये फादर है इनका, X और Y का, ठीक है। ये कहता है कि जो भी प्रॉफिट है अब तुम दोनों ही शेयर करो, मुझे प्रॉफिट में हिस्सा नहीं चाहिए। ये कोई प्रॉफिट नहीं लेता, लेकिन इनके बिजनेस में आकर के बैठ जाता है, ठीक है। ये प्रॉफिट में कोई हिस्सा नहीं देता, ना प्रॉफिट को लेता है, ये सिर्फ आकर के प्रॉफिट बिजनेस को देखता है, देख रेख करता है उसकी। तो ये जो पर्सन है, क्योंकि ये प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहा है तो ये पार्टनर भी नहीं कहलाएगा, पार्टनरशिप ये दोनों ही कहलाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसने अपना राइट जो छोड़ दिया है प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट आता है बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल एनी ऑफ वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये पॉइंट मैं आपको समझा चुका हूं वैसे, लेकिन मैं फिर भी समझ लीजिए, कोई भी पार्टनर है, ईच पार्टनर, कोई भी पार्टनर बिजनेस में पार्टिसिपेट तो कर सकता है, बिजनेस में पार्टिसिपेट तो कर सकता है, लेकिन बिजनेस जो है, बिजनेस जो है, कोई भी पार्टनर बिजनेस में पार्टनरशिप कर सकता है, प्रॉफिट शेयरिंग कर सकता है और पार्टिसिपेट कर सकता है बिजनेस में। और सारे के सारे पार्टनर बाउंड होंगे हर एक्ट के लिए ऑफ अदर पार्टनर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। वो कहते हैं कि मान लो कोई भी पार्टनर है XYZ, ठीक है, कोई भी बिजनेस में एक्ट करता है XYZ, कोई पार्टनर है, Y ने किसी को कोई सामान बेचा और वो गुड्स हो गए डिफेक्टिव, तो अब जो कस्टमर था उसने कर दिया इनके ऊपर केस, XYZ के ऊपर। तो XYZ में X और Z ये नहीं कहेंगे तो Y ने बेचा, Y झेलेगा। पार्टनर तुम भी हो, जितनी लाइबिलिटी Y की है उतनी ही लाइबिलिटी X और Z की भी मानी जाएगी फर्म के लिए, क्योंकि Y ने जो गुड्स बेचे थे
वो अपने पर्सनल मोटिव के लिए नहीं बेचे थे। वाई ने जो गुड्स बेचे थे वो बिजनेस के प्रॉफिट के लिए बेचे थे। अब अगर बिजनेस को किसी तरह का नुकसान झेलना पड़ रहा है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही वाई की भी होगी और एक्स की भी होगी। और तो सर मतलब तीनों को जेल हो जाएगी? जेल की बात नहीं करनी है। हाँ, अगर कोई ऐसा एक्ट इन्होंने किया है कि इसमें जेल होनी है तो तीनों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आप पार्टनरशिप बिजनेस में हो। इक्वल रेशियो में सर है? रेशो की बात अभी मैंने नहीं करी है, रेशो भी हम पार्टनरशिप डीड पढ़ेंगे तब आएंगे रेशो क्या होगी, ठीक है। ओके इस सर। बार क्या होता है कि मान लो सिर्फ जानबूझ के गलती करता है वाई और ये बात प्रूफ हो जाती है कि वाई ने जानबूझ के ये किया था ताकि एक्स और जेड फंस जाए। ये बात आप कोर्ट में प्रूफ कर दो तो सिर्फ वाई को सजा होगी, फिर जेड को और एक्स को नहीं होगी। तो डिपेंड करता है केस कैसा। लेकिन लाइबिलिटी यानी इसको कस्टमर को कोई नुकसान हुआ है आपके किसी एक्ट से तो उसके जिम्मेवार एक्स भी माना जाएगा, जेड भी माना जाएगा और वाई भी माना जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस है। लास्ट 6 पॉइंट, जो पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स एक दूसरे के लिए, जो पार्टनर्स होते हैं वो वर्क करते हैं एज प्रिंसिपल एंड एजेंट्स टू ईच अदर। एक दूसरे के लिए पार्टनर्स जो हैं वो एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल भी होते हैं और एजेंट भी होते हैं एक दूसरे के। आप एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर का एम्प्लॉय नहीं कह सकते। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का क्या होता है, एजेंट होता है और एक दूसरे पर मालिकाना हक भी होता है। यानी ये मालिक तो है ही है, प्रिंसिपल तो है, साथ साथ में एक दूसरे के क्या है, एजेंट भी होते हैं। ईच पार्टनर इज एजेंट एज वेल एज पार्टनर ऑफ द फर्म। मतलब फर्म के पार्टनर होने के साथ साथ वो एजेंट भी होता है। एन एजेंट बिकॉज ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर बाय हिज एक्ट एंड प्रिंसिपल बिकॉज ही हिमसेल्फ कैन बाउंड बाय द एक्ट ऑफ द अदर पार्टनर्स। मतलब एजेंट क्यों है, क्योंकि अगर कोई काम एक्स करता है तो वो वाई और जेड को भी उसके थ्रू बांध देता है, वो भी लायबल होंगे और वो अपने आप को भी बाउंड कर देता है, अपने आप भी जिम्मेवारी रखता है। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं, अगर वाई कोई एक्ट करता है तो जवाबदेही वाई की तो है ही है, वाई की जवाबदेही है, इसीलिए वो प्रिंसिपल है। और एक्स और जेड उसके काम की वजह से बंधे हुए हैं, इसीलिए दोनों क्या है, एजेंट भी हैं, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन की क्लास थी, फर्स्ट क्लास, ठीक है। ओके, आप लोगों ने ध्यान से सुना, थैंक यू सो मच।